हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए, चाहे वो बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, आषाढ़ का एक दिन नाटक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसके अंतर्गत मैं आप सभी को इस नाटक से संबंधित जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यानी कि अगर बात की जाए तो इस नाटक के सारांश से कथन तक जो भी महत्वपूर्ण है, पात्र परिचय आदि परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी चीज़ों की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, चैनल से जुड़े रहिए, संपूर्ण वीडियो देखिए, तभी इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें आषाढ़ का एक दिन, इसके नाटककार कौन हैं? तो इसके नाटककार हैं मोहन राकेश जी। ये नाटक कब लिखा गया? तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये नाटक 3 मार्च से 21 अप्रैल 1958 के बीच जो है लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है जून 1958। अब अगला प्रश्न जो आता है, देखिए, प्रकाशन वर्ष हो गया 1958 ईस्वी। इसके बाद जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो है इसका अंक। इस नाटक में कितने अंक हैं? तो इस नाटक में कुल 3 अंक है। ठीक है, तो अंक आप दोनों ही नाटक जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अंकों से प्रश्न ज़रूर आता है। दृश्य की बात करें तो इसका एक दृश्य है इसमें मल्लिका के घर का, यानी संपूर्ण जो नाटक है उसमें मल्लिका के घर का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक को आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। चलिए आगे और बात करें तो आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि ये किसके जीवन पर आधारित है। तो आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन का परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्याओं को जो है प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है, देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठ यानी कि कालिदास की घटना से संबंधित ये नाटक है, लेकिन इसमें आधुनिक समस्याओं को उजागर किया गया है। तो मोहन राकेश द्वारा रचित ये एक प्रसिद्ध नाटक है जिसे आधुनिक युग का प्रथम नाटक माना जाता है। यह एक त्रिखंडीय नाटक है, यानी 3 अंकों में विभाजित है। 1959 में इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसको कौन सा सम्मान मिला है? संगीत नाटक अकादमी से। ठीक है, 1959 में। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है। क्योंकि आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का आरंभिक महीना होता है, इसलिए शीर्षक का अर्थ यानी आषाढ़ का एक दिन, तो इसका जो अर्थ है वो है वर्षा ऋतु का एक दिन। और यहाँ पे भारतवर्ष में जो वर्षा ऋतु का आरंभ होता है वो आषाढ़ से होता है। तो यहाँ इस नाटक का जो नाम है वो आषाढ़ का एक दिन यानी कि वर्षा ऋतु का एक दिन रखा गया है। ठीक है, मोहन राकेश ने लिखा है। तो इसकी भूमिका में क्या लिखा है? मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की है, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। अब मेघदूत जो है कालिदास की रचना है, जिसमें उन्होंने यक्ष और इंदुमती का वर्णन किया है कि किस प्रकार से दोनों जो है अलग हो जाते हैं और यक्ष जो है इंदुमती के पास जाने का किस प्रकार से जो है सोचते रहते हैं, प्रयास करते हैं, उसकी यादों में रहते हैं। तो वो जो तड़पन है, तो इन सब का जिक्र जो है किया गया है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि वो यक्ष का ही है,
ऐसा मालूम होता है कि वो स्वयं कालिदास ने खुद भुगता है, ऐसा देखकर लगता है। मोहन राकेश ने कालिदास की इसी निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया है। अब बात कर लेते हैं नाटक के पात्रों की कि नाटक में कौन से पात्र हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पुरुष पात्रों की। तो पहला पात्र है इसका कालिदास, जो कि कवि है और नायक है। दंतुल एक राजपुरुष है, मातुल कवि है और मामा है कालिदास का। निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम एक ग्राम पुरुष है, कालिदास के बचपन का मित्र है। खलनायक पात्र है, यानी अगर बात करें तो कालिदास के बाद जिसका चरित्र निखर के आता है वो है विलोम का। अनुस्वार एक अधिकारी है, अनुनासिक एक दूसरा अधिकारी है। अब चलिए बात करते हैं स्त्री पात्रों की। अंबिका ग्राम की एक वृद्ध महिला है और मल्लिका की माँ है, यानी जो नायिका है मल्लिका उसकी माँ है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है, कालिदास की प्रेयसी है, कहानी की नायिका है। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है कि मल्लिका किस नाटक की पात्र है। तो आषाढ़ का एक दिन की। रंगिनी यहाँ पे रा आ गया है, तो देखिए ये रंगिनी है। रंगिनी नागरी है, संगिनी नागरी है। प्रियंगु मंजरी एक राजकन्या है और कालिदास की पत्नी है। कालिदास की पत्नी सह नायिका भी है, यानी सेकंड नंबर पर अगर मल्लिका के बाद कोई नायिका है तो वो प्रियंगु मंजरी है। ठीक है। अब नाटक में कुछ प्रतीक योजना भी जुड़ी हुई है नाटक से संबंधित। तो सबसे पहले कालिदास की बात करते हैं। तो कालिदास इसमें सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक माने गए हैं। वहीं पे मल्लिका की बात करें तो कालिदास की आस्था का प्रतीक है। तो प्रतीक भी ध्यान में रखिएगा। घायल हरिशावक कालिदास की कोमल भावना और संवेदनशीलता का प्रतीक है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कितने दृश्य हैं। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में एक ही दृश्य है और वह दृश्य है मल्लिका के घर का। तो देखिए दृश्य भी पूछे जाते हैं। दूसरे और तीसरे अंक में दृश्य योजना में सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ है कि पलंग पर बिछी चादर कुछ ज़्यादा फट गई है और 2 दीपकों के स्थान पर केवल एक दीपक रह गया है। दृश्य विधान बेहद सरल है, जिसे आयोजित करने में निर्देशक को कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, ये दृश्य विधान की बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं नाटक के सारांश की कि नाटक में क्या कहा गया है। तो कथा का आरंभ आषाढ़ की मूसलाधार वर्षा से प्रकृति के सुंदर वातावरण में होता है। इस नाटक की नायिका यानी कि गांव की बाला मल्लिका वर्षा में खूब भीग कर और प्रेम से पुलकित होकर अपने घर आती है। मल्लिका की विधवा माँ अंबिका अपनी पुत्री को भीग कर आते देखकर उसके प्रति अधिक अनुराग होने के कारण जो है क्रोधित हो जाती है। तो जब वो अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को बारिश में भीग कर आते हुए देखती हैं तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है। कालिदास इस नाटक का नायक है। वह अपने मामा जी मातुल के यहाँ रहता है। वह भावना संपन्न एवं प्रकृति प्रेमी आदमी है। कालिदास और मल्लिका एक दूसरे से जो है प्रेम करते हैं। मल्लिका का कालिदास के साथ पर्वतमालाओं पे घूमना अंबिका को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंबिका अपनी बेटी की लोक निंदा का कारण कालिदास को मानती है, अतः वह उसे भी पसंद नहीं करती है। यानी दोनों घूमते रहते हैं पर्वतों पे, तो ये उसकी माँ को, मल्लिका की माँ को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग जो है इस पे तरह तरह की बातें करते थे और इसका कारण वो कालिदास को मानती थी, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करती थी। अंबिका अपनी पुत्री का विवाह कहीं दूसरी ओर करवाना चाहती है, लेकिन माँ के विवाह संबंधी विचारों से मल्लिका सहमत नहीं होती है, क्योंकि वह कालिदास से प्रेम करती है, साथ ही वह स्वतंत्रता प्रेमी थी। माँ के समान मल्लिका के मन में कालिदास के प्रेम को लेकर बदनामी का कोई भय नहीं होता है। वह अपनी माँ के वचनों की भी कोई चिंता नहीं करती। मल्लिका अपनी माँ की भावनाओं को समझती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर अपनी माँ के वचन की कोई चिंता नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी माँ की भावनाओं को भी नहीं समझती। वो बिल्कुल समझती है, लेकिन क्योंकि वो कालिदास से प्रेम करती है तो वो
किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। कालिदास एक दिन उज्जैन के पर्वत शिखरों की मनोहारिणी छटा को निहार कर मुग्ध हो गए थे। वह ग्रामीण बालक अपने शैशव काल की चिरसंगिनी मल्लिका के साथ उस सुहावनी ऋतु की शोभा देखकर प्रकृति प्रेम के कारण तन्मय हो रहा था। यानी उस वातावरण जो सुहावना मौसम था उसको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करते थे। समीपवर्ती प्रदेश में सहसा एक मृग शावक को किसी बधिक ने बाणों से वृद्ध कर दिया। यानी कि एक आदमी होता है जिसने शावक को, मृग के बच्चे को मार दिया होता है। मृग शावक की दयनीय दशा देखकर कालिदास का करुणामय हृदय द्रवित हो उठता है और उस आहत मृग शावक को अपने पुष्ट कंधों पर रखकर वे अपने चिर परिचित ग्रामीण बालिका मल्लिका के घर ले गए। दोनों उपचार कर ही रहे थे कि राज्य अधिकारी वधिक ने वहां आकर इन दोनों की भर्त्सना करनी प्रारंभ कर दी। तो दोनों जो है उस शावक को लेकर अपने घर पे आ गए थे, लेकिन वहाँ पे राज्य के अधिकारी ने जो है उस शावक को मारा था, तो वो उसको लेने वहाँ आ गए और इन दोनों की बुराई करने लग गए। जब राज कर्मचारी दंतुल ने मल्लिका और कालिदास को अपनी तीखी तलवार से भयभीत करते हुए मृग शावक की प्राप्ति के लिए दुराग्रह किया, तो मल्लिका ने उत्तर दिया। तो उसको जो शावक को मारने वाले था वो था दंतुल। ठीक है, ठहरो राजपुरुष, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मल्लिका जो है दंतुल को ये बात कहती है। यह स्थिति बड़ी नाटकीय है। वास्तव में उज्जैन के महाराज ने दंतुल को दूत रूप में इसलिए भेजा था कि वह कवि कालिदास को राजसभा में अपने साथ ले आए। दंतुल मल्लिका की इस वाणी से हतप्रभ रह गए। उसने प्रार्थना की कि कालिदास के काव्य ऋतु संहार की जो ख्याति है वो महाराज के कानों तक पहुंच गई है, इसलिए महाराज जो है उनको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं राजकवि के रूप में। अतः उन्होंने इस कवि को राज्यसभा में आमंत्रित किया है। मल्लिका और उसकी वृद्धा माता अंबिका को आनंद के साथ परम विस्मय भी हुआ। तो उनको जो है बड़ी प्रसन्नता हुई कि कवि जो कालिदास है उसको राजसभा में राजा के पास बुलाया गया है। कालिदास अपनी प्रिय ग्राम भूमि और चिरसंगिनी मल्लिका को त्यागना नहीं चाहते थे, पर मल्लिका की प्रेरणा से उन्होंने उज्जैनी जाना स्वीकार कर लिया। नाटककार ने बड़े कौशल से इस स्थल पर कालिदास के बाल्यकाल की विषम परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। तो कालिदास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मल्लिका की प्रेरणा से वो वहाँ गए, क्योंकि मल्लिका ने उनको उनकी बचपन की जो परिस्थितियाँ थी उसको सुधारने के लिए, उनका जीवन अच्छा बनाने के लिए उनको वहाँ भेजना चाहा। मल्लिका कहती है, तुम जानते ही हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल, कवि मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती है। तो वो कहती है कि उनका जो जीवन है वो कैसा साधनहीन बीता है अपने मामा के घर में। तो यहाँ जब वो उनके घर पे विवाह करके जाएगी तो वहाँ कैसा जीवन होगा। यही मल्लिका की माता अंबिका एक प्रकार से भविष्यवाणी करती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। तो मल्लिका की माँ उसको उसी टाइम ये बात कह देती है कि तुम जो है अपने संबंध को बचाने के लिए अभाव को जो कारण बता रही हो, जब उसकी पूर्ति हो जाएगी तो वो उससे बड़ा कारण बन जाएगी तुम्हारे अलग होने का या तुम्हारे संबंध का। इस निमंत्रण का प्रभाव कवि कालिदास पर विलक्षण ही पड़ा। वे तो काली मंदिरों में उपासना मग्न हो गए। राज सम्मान की उन्हें लेश मात्र भी अभिलाषा न थी। वे अपने ग्रामीण जीवन के सुखमय साहचर्य से वंचित नहीं होना चाहती थी, किंतु मल्लिका की प्रेरणा से उन्होंने राज सम्मान को स्वीकार कर उज्जैन की ओर प्रस्थान किया। मल्लिका से परिणय की आशा लगाने वाला विलोम कालिदास की विदा पर माता अंबिका से वार्तालाप करता है। तो वहीं पे विलोम नाम का पात्र भी इसमें है, जो कि मल्लिका से प्रेम करता था, लेकिन
जो मल्लिका है वो कालिदास से प्रेम करती थी। तो जैसे ही कालिदास उज्जैन चले जाते हैं, वो मल्लिका की माता से वार्तालाप करते हैं। वह कालिदास के साथ वार्तालाप करके यह स्पष्ट करा लेना चाहता है कि कालिदास का अकेले ही उज्जैनी जाना कहाँ तक उचित है। इस अवसर पर मल्लिका और विलोम के वार्तालाप से यह संकेत मिलने लगता है कि माता अंबिका के प्रोत्साहन से ही विलोम मल्लिका के साथ प्रणय सूत्र में बंधने की आशा कर रहा था, किंतु मल्लिका उसे एक अनचाहे अतिथि के रूप में ही स्वीकार करना चाहती थी। यानी कि जो मल्लिका की माता होती है अंबिका, वो चाहती है कि विलोम से मल्लिका का विवाह हो जाए। कालिदास उज्जैनी की ओर प्रस्थान करते हैं, किंतु उनका हृदय जैसे बोझिल हो जाता है। उस समय उनके हृदय भार को हल्का करते हुए मल्लिका कहती है, विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, इन सबको तुम अपने साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी मैं तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों में घिर जाया करूंगी। कालिदास की प्रस्थान वेला में मल्लिका के नेत्रों से अश्रुधारा उमड़ने लगती है, तो माँ की गोद में मुंह ढककर वह बैठ जाती है। यहीं पर प्रथम अंक समाप्त होता है। फिर कालिदास उज्जैनी की सभा में सम्मानित होकर काव्य रचना में व्यस्त होकर रहने लग जाते हैं। उनकी काव्य प्रतिभा पर रीझ कर राजा ने अपनी पुत्री प्रियंगुमंजरी से विवाह कर देते हैं और उन्हें कश्मीर का शासक नियुक्त कर देते हैं। कालिदास के साथ राज वैभव चला। मार्ग में प्रियंगुमंजरी कालिदास के ग्राम का दर्शन करते हुए गई। तो यहाँ तक जो है पहले अंक में हुआ था कि वो वहाँ चले जाते, उज्जैनी चले जाते। उज्जैनी में उनकी काव्य प्रतिभा को देख के राजा जो है अपनी पुत्री से उनका विवाह कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो है राज वैभव के साथ जो है कालिदास वहाँ से चलते हैं। रास्ते में उनका गांव आता है, तो जो प्रियंगुमंजरी है वो वहाँ पे उनका गांव देखने जाती है। उसने मल्लिका के उस जर्जर गृह की यात्रा की और उसे नवीन रूप देने का प्रयास किया, किंतु मल्लिका ने यह सब स्वीकार नहीं किया। प्रियंगु और मल्लिका का इस अवसर पर वार्तालाप बड़ा ही प्रभावो उत्पादक है। प्रियंगु मल्लिका से कहती है, मैं उनसे जान चुकी हूँ कि तुम शैशव से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं से तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। प्रियंगु मल्लिका को अपने साथ कश्मीर चलने के लिए बाध्य करना चाहती है, किंतु मल्लिका किसी प्रकार साथ जाने को तैयार नहीं होती। नवीन भवन बनाने के आग्रह को भी यह कहकर टाल देती है कि ऐसा मत कीजिए, इस कहर को गिराने का आदेश मत दीजिए। ग्रामीण युवक विलोम के मनोभावों के द्वारा नाट्यकार ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति को अभिव्यंजित करते हैं। विलोम नगरवासियों का परिहास भी करता है और उनके वैभव पर चकित भी होता है। वह मल्लिका के घर में बैठकर राजपुरुषों को समीप से देखना चाहता है। उसे आशा है कि कश्मीर के मनोनीत शासक, उसके पुराने सखा राजकवि कालिदास आज मल्लिका के आवास पर अवश्य पधारेंगे। तो प्रियंगुमंजरी तो वहाँ आती है मल्लिका से मिलने, लेकिन कालिदास जो है वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विलोम है वो ये राज वैभव, जो राजा के लोगों का, शहरी लोगों का जो जीवन था वो देख के बड़ा चकित होता है और उसको ये उम्मीद होती है कि ये जो कश्मीर का शासक यानी कि जो कालिदास है वो मल्लिका से मिलने जरूर आएगा। मल्लिका बार बार विलोम को चले जाने का आदेश देती है, किंतु वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है, पर कालिदास वहाँ नहीं आते। माता अंबिका मल्लिका को समझाती है कि कालिदास का इस जर्जर घर में आना आश्चर्यजनक घटना होगी। वो कहती है कि अब यहाँ नहीं आएगा। उसके ना आने में आश्चर्य कहाँ, वह कहती है अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने, मल्लिका उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, सशक्ति रहती है। तो यहाँ पर जो है नाटक का द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है।
इसके बाद जो है कई वर्ष बीत जाते हैं और कश्मीर में विद्रोह शुरू हो जाती है। शत्रुओं से घायल एक सैनिक मल्लिका ग्राम स्थित कवि मातुल को सूचना देता है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया। मल्लिका इसे स्वीकार नहीं करती और कालिदास के ग्रंथों का स्वाध्याय करती रहती है। उज्जैनी के व्यवसायियों के माध्यम से वह कालिदास के सभी ग्रंथों को मंगाकर पढ़ती रहती है। उज्जैनी के व्यवसायियों ने मल्लिका को यह भी बताया कि कालिदास पर वारांगना प्रेम का आरोप लगा है, यानी कि वेश्या से प्रेम का आरोप लगा है कालिदास पर। आषाढ़ के वे ही दिन थे, रिमझिम वर्षा हो रही थी, उसी प्रकार मेघ गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो ये तीसरे दृश्य की बात हो रही है। इसी समय राजकीय वस्त्रों में परंतु शत विशत से कालिदास मल्लिका के गृह में प्रविष्ट होते हैं। मल्लिका चकित रह जाती है। इस स्थल पर दोनों का वार्तालाप होता है। कवि कालिदास के वास्तविक रूप को इस प्रकार से प्रकट करता है। मल्लिका, आर्य मातुल ने आज ही बताया कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास कहते हैं, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। यहाँ की एक एक वस्तुओं में जो शास्त्रत्मितियाँ है वह वहाँ जाकर मुझे कभी नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कवि यहाँ अपनी काव्य प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह में मार्दता यक्षिणी तुम हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम मेरे सामने थी। रघुवंश में अज का विलाप भी मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी। वार्तालाप करते करते मल्लिका सिले हुए पत्रों को भेंट के रूप में प्रदान करते हुए कहती है कि ये पत्र मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें भेंट दूंगी। कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। कालिदास पन्ना उलटते हुए उन पर अश्रु बिंदुओं के चिन्ह, स्वेद कर्णों का प्रमाण, फूलों की सूखी पत्तियों के रंग देखकर कहते हैं, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अथ से प्रारंभ करते हैं। इतने ही में विलोम का प्रवेश होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता अंबिका के आग्रह से विलोम के साथ मल्लिका का परिणग्रहण हो जाता है और उनके गृह में एक शिशु का क्रीड़ा कोलाहल सुनाई पड़ता है। यानी कि जो मल्लिका है उसका विवाह अंबिका के आग्रह से विलोम से हो जाता है और उनका एक पुत्र भी होता है जिसका शोर सुनाई देता है। अंत में कालिदास प्रस्थान करता है और मल्लिका अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर चूमने लगती है। यही नाटक का अंत हो जाता है। तो अब अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ये इसका एक प्रसिद्ध कथन जो कालिदास के मेघदूत में है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तो इसी को लेखक ने अपना शीर्षक दिया है। ये अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इसमें 3 काल का जोड़ा गया है। पहला कालखंड कालिदास के समय का है, दूसरा इसके रचना काल 1958 का और तीसरा आज का है। तो ये नाटक जो है अस्तित्ववाद और आधुनिक भावबोध के नज़रिए से प्रेरित होकर लिखा गया है। इस नाटक की मूल समस्या का अगर कहें तो विखंडन, आत्मनिर्वासन और विसंगतिपूर्ण जीवन की बात कही गई है। मल्लिका जो है उसकी पत्नी यानी उस विलोम की पत्नी बनने को बाध्य होती है जिससे वह कभी अयाचित अतिथि मानती आई है और जिसके साथ अपने संबंध को लेकर वह अपने को वारांगना कहती है। मल्लिका बाहर से टूटकर भी अंदर से कालिदास से जुड़ी रहती है। आषाढ़ का
एक दिन का बीज वाक्य है, तो देखिए परीक्षा में पूछा जाता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन जो है विलोम के द्वारा कहा गया है। ये अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, तो इस कथन को जरूर देख लें, ठीक है। तो नाटक का प्रारंभ जिस प्रकार आषाढ़ की वर्षा में हुआ था, उसी प्रकार से इसका अंत भी वर्षा से होता है। इस नाटक को जो है पुरस्कार प्राप्त हो चुका है संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ठीक है। तो चलिए ये थे नाटक के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो अब आपको इसके नाटकों के बारे में संपूर्ण चीज़ें जो है पता चल गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस नाटक के महत्वपूर्ण कथनों को कराऊंगी। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।